दोस्तों, एग्ज़ाम में इतना समय नहीं बचा है कि फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद किया जाए। और एक बात, ये प्रश्न सीटेट में अनगिनत बार पूछे गए हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन हैं: नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। दूसरा है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। तीसरा है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। चौथा है उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। क्षेत्र भ्रमण में सबसे अधिक इंद्रियां शामिल होती हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पहला है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी उद्देश्य है। तीसरा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। यानी इस आधार पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, ए बी सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें। आप समूह कैसे बनाएंगे? ऑप्शन है भागीदारी और संयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। दूसरा है समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएंगे। यह 4 से 5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएंगे। चौथा है परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, भागीदारी और संयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि पहला है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, ये कथन गलत है। दूसरा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये कथन सही है। तीसरा कथन है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये भी सही है। चौथा है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, ये कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बी और सी सही हैं, ए और डी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य है। पहला है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा है बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी इसका उद्देश्य है। तीसरा है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी इसका उद्देश्य है। चौथा है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए बी सी सही हैं, डी गलत है। अगला प्रश्न, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है ऑप्शन है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल है। दूसरा है पोर्टफोलियो है। तीसरा है शिक्षकों का अवलोकन है या अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सबसे बेस्ट मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो होता है। अगला प्रश्न, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें।
दूसरा है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तीसरा है आप उच्च कक्षाओं में सही उच्चारण सीखेंगे। या अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। ये सबसे अच्छी व्याख्या है। अगला प्रश्न कथन ए है जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है पौधों को सहारा देना। दूसरा है रमस प्रदान करना। तीसरा है भोजन सिंचित या भंडारण करना। चौथा है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं। जड़ों के कार्य, पहला कार्य जड़ों का होता है पौधों को सहारा देना। रमस प्रदान करना ये जड़ों का कार्य नहीं होता है। भोजन सिंचित करना ये भी जड़ों का कार्य है। और पानी और खनिजों को अवशोषित करना ये भी जड़ों का कार्य है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए सी डी सही है, बी गलत है। अगला प्रश्न नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली, इन सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? ऑप्शन है घड़ियाल, कछुआ, मछली या कौवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कौवा। ये इन तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? पहला है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। दूसरा है सरल भाषा और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तीसरा है पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। चौथा है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। बाकी ये तीनों भी सही हैं पर चौथा सबसे उपयुक्त है। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। अगला प्रश्न अभिकथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। इसका कारण है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ये दोनों कथन ही सही हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है हाथी बहुत कम आराम करते हैं और यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये कथन सही है। कथन दूसरा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। ये कथन गलत है। एक दिन में वह 100 केजी यानी 100 किलो पत्तियां खा लेता है। तीसरा है उन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये भी कथन सही है। चौथा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, यानी सबसे बुजुर्ग हथनी ही मुखिया होती है। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए, सी और डी सही हैं, बी गलत है। अगला प्रश्न केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इनके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला है केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ये कथन सही है। दूसरा है केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ये कथन गलत है। तीसरा है केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये भी कथन सही है। चौथा है केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों में से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये भी कथन सही है।
यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला ए सी डी सही है, बी गलत है। अगला प्रश्न, अभिकथन ए है ईबीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ये कथन सही है। इसका कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। ये कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ऑप्शन हैं उड़ीसा के लोग, राजस्थान के लोग, लद्दाख के लोग या असम के लोग। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा असम के लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? ऑप्शन हैं सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स या बछेंद्री पाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शन हैं चार्ल्स डार्विन ने, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने, ग्रोगर जोहान मेंडल ने या जॉर्ज मेस्ट्रल ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा ग्रोगर जोहान मेंडल ने। मटर के पौधों पर प्रयोग मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? ऑप्शन हैं बोरा चावल, अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल या पोन्नी चावल। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला बोरा चावल। अगला प्रश्न, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ये इसमें दर्ज नहीं करना चाहिए। दूसरा है निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये भी दर्ज नहीं करना चाहिए। तीसरा है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, ये दर्ज किया जाना चाहिए। चौथा है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, ये भी दर्ज किया जाना चाहिए। इस आधार पर इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ए और बी दोनों कथन गलत हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन आंसर दूसरा सही है। अगला प्रश्न, जोहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही उत्तर चुनें। ऑप्शन हैं यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। दूसरा ऑप्शन है यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। तीसरा है यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। चौथा है यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी का निकटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन हैं उड़ीसा है, कर्नाटक है, केरल है या तेलंगाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला उड़ीसा राज्य बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य है। अगला प्रश्न, अभिकथन है हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ये कथन सही है। इसका कारण है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये कथन गलत है। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ता नहीं बल्कि घट जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न, 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान निकालने का सूत्र होता है घनत्व गुणा आयतन, यानी इन दोनों को गुणा करने पर जितना भी आंसर आता है वही सही होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा 144 ग्राम। अगला प्रश्न, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन हैं पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करने के सीखा जाता है
याद करके सीखा जाता है या पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? ऑप्शन हैं टिन और कॉपर को, कॉपर और जिंक को, एल्युमिनियम और जिंक को, या जिंक और टिन को। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, टिन और कॉपर को पिघलाकर कांसा बनाया जाता है। अगला प्रश्न, हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार। दूसरा ऑप्शन है बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तीसरा है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चौथा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये तीनों राज्य राजस्थान के सीमांतवर्ती राज्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की संरचना में महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। दूसरा है बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी सही है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी रचना में महत्वपूर्ण है। चौथा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। व्याख्या और परिभाषा कक्षा 5 तक महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए, बी, सी सही है, डी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन है अवधारणा मानचित्र, दूसरा है संयोग, तीसरा है न्याय के प्रति सरोकार, चौथा है समानता के प्रति सरोकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, अवधारणा मानचित्र ईवीएस आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए है लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ये कथन सही है। दूसरा कथन है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। दोस्तों, अब तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हमने आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।